एवरीवन। आज का ये वीडियो फोर्थ सेमेस्टर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास रिलीजियस ट्रेडिशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सब्जेक्ट है। आज इस वीडियो में हम सॉल्व और रेगुलर दोनों क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से दोनों का स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है, और समझेंगे। साथ ही इसके सॉल्यूशन के ऊपर ही बात करेंगे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले देखें तो ये हमारा पेपर है जो कि सॉल्व वालों का है, जबकि ये दूसरा पेपर हमारे पास है जो कि रेगुलर वालों का है। ये पेपर रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का है। हम दोनों पेपर को देखेंगे किस प्रकार से दोनों का स्ट्रक्चर होता है, साथ ही हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इसको। दोनों क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। चलिए पहले हम सॉल्व वाले शुरू करते हैं। तो दोनों पेपर को हम देखें तो दोनों पेपर ही हमारे 90 मार्क्स के होते हैं, जो सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है। दोनों के जो यूनिक पेपर कोड है वो भी सेम है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, हम जो कि सोल्व वाले शुरू करेंगे हम। तो जो सबसे पहले अगर इंस्ट्रक्शंस को हम देखें तो इसमें टोटल हमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 में से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं सबके मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। यानी टोटल 90 मार्क्स का पेपर है जिसमें केवल हमें 4 करने हैं। ओके, और इसको हम सॉल्व इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा पेपर एक ही सेम लैंग्वेज में सॉल्व करना होगा। चलिए हम देखते हैं। देखें तो पहले हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि सॉल्व वालों का है। 13वीं सदी से तीसरी सदी से 13वीं सदी के दौर में पुराणों के धर्म का विवरण दें। यानी कि जो तीसरी सदी से 13वीं सदी के बीच में जो भक्ति आंदोलन हुआ, या जिस प्रकार से पुराणों की रचना हुई, जो भक्ति का स्वरूप था, उसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम देखें तो इस दौरान जो तीसरी सदी से लेकर के 13वीं सदी का टाइम है, इस दौरान वैदिक धर्म का विकास भक्ति और सर्वसमावेशता की ओर बढ़ा, जिसमें प्रमुख देवता के रूप में विष्णु, शिव और देवी की उपासना सामने आई। इस दौरान जो प्रमुख संकल्पनाएं आईं वो थी, जैसे भक्ति पर विशेष जोर दिया गया, साथ ही कर्म और मोक्ष की अवधारणा आई सामने। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दौरान हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, वो कुछ धार्मिक प्रथाओं का उत्पन्न हुआ। जैसे अगर हम देख सकते हैं पूजा, मूर्ति पूजा, पवित्रता आदि महत्वपूर्ण हो गई। उसके अलावा व्रत और उपवास, इसके अलावा तीर्थ यात्रा का महत्व बढ़ा। साथ ही अगर हम देखें तो इस टाइम पर मंदिरों का विकास हुआ। मंदिर जो कि थे धार्मिक, वो विशाल विशाल मंदिर बने जो कि समुदाय जीवन के केंद्र के रूप में स्थापित हुए। सामाजिक परिवर्तन का दौर था ये। इस टाइम पर जो निम्न जातियां थी उनको भी समाज में एक अच्छा दर्जा मिला, उनके लिए मोक्ष सुलभ हुआ। साथ में प्रमुख ग्रंथों के रूप में अनेक पुराण, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि अस्तित्व में आए। यानी निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि तीसरी से 13वीं सदी के पुराणों के माध्यम से एक सर्वसमावेशी, भक्ति आधारित और कर्म केंद्रित धर्म का विकास हुआ, जिसने आज के हिंदू धर्म को आकार प्रदान किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मौजूदा स्मारकों के अध्ययन से प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म की जो तस्वीर हमें मिलती है वो साहित्यिक स्रोतों से मिलने वाली तस्वीर से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि देखो, किसी भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी के 2 स्रोत होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो साहित्यिक स्रोत है और जो बुद्ध धर्म के प्राचीन भारत के जो स्मारक यानी कि पुरातात्विक स्रोत है, इन दोनों ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म के संबंध में रूपरेखा पेश की है तथा उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है, उन अंतरों के बारे में बात करनी है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। जैसे कि अगर हम देखें तो जो
बौद्ध साहित्य है। साहित्य में कई ऐसी बातें मिलती हैं जो हमें अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं, जबकि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो उसको स्पष्ट नहीं कर पाते। जबकि जो पुरातात्विक जीवन है, साहित्य है, चीज़ें हैं, वो वास्तविक जीवन का आईना के रूप में काम करते हैं, जबकि साहित्यिक चीज़ें जो होती हैं, ये उनके दर्शन को स्पष्ट करते हैं। ऐसे ही अंतरों को स्पष्ट करना है। हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सूफी भारत में सूफी मत जिस प्रकार से इस्लाम को का प्रचलित चेहरा बन गया, उस पर टिप्पणी करें। इस क्वेश्चन में विशेषकर बात की गई है कि जो सूफी मत था तो भारत में किस प्रकार से इस्लाम को प्रचालित किया या उसके प्रचलन में सहयोग हुआ। सूफी मत की शुरुआत सबसे पहले लगभग लगभग जब दिल्ली सल्तनत का काल था, यानी कि 12वीं सदी के आसपास भारत में होना शुरू होता है। इसमें कई सारे सूफी सिलसिले भारत में आते हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला, चिश्ती के अलावा सुहरावर्दी सोहरावर्दी आदि कई सारे सिलसिले भारत में आए, जिन्होंने सूफी मत को प्रचलित किया। भारत में सूफी मत की कुछ विशेषताएं ऐसी थी कि उन्होंने भारतीयता को अपनाया, यानी स्थानीय स्तर पर अपनाया, तथा उन्होंने जो कट्टरता को साइड रख करके विचारों के आदान प्रदान पर विशेष ध्यान दिया, जिस कारण से ये ज़्यादा भारत में प्रचलित हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सामाजिक व धार्मिक माहौल में भक्ति किस तरह एक लोकप्रिय परंपरा के रूप में उभर कर सामने आई। यानी जो मध्यकालीन काल था उसमें जो भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसे गुजारा धार्मिक माहौल में भक्ति किस तरह से लोकप्रिय परंपरा के रूप में सामने आई। इसमें कई सारे लोगों का योगदान था, जैसे कि कबीरदास। इसके अलावा हम देख सकते हैं शंकराचार्य आदि कई सारे जो विचारक थे, उन्होंने भक्ति को एक लोक परंपरा में उतारने का काम किया। इत्यादि बातों को उसमें लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 16वीं से 18वीं सदी के बीच ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में सिख पंथ पर एक लघु निबंध लिखें। यानी कि 16वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच जो ऐतिहासिक यानी जो सिख धर्म का उदय होता है, इस सिख धर्म के ऊपर हमें निबंध लिखना है, किस प्रकार से शुरुआत होती है। जैसे कि हम देखें तो गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले सिख पंथ की शुरुआत करी, ये प्रथम गुरु माने जाते हैं। इसके अलावा इसके 10, इनके बाद बाकी 9 गुरु और हुए, यानी टोटल 10 गुरु थे। अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इत्यादि बातों को एक निबंध के रूप में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि समाज के एक बड़े हिस्से का ब्राह्मणवादी संप्रदायों में समाजीकरण कृषि विस्तार व राज्य विस्तार के माध्यम से हुआ? हाँ, हम इस बात से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एरिया में कृषि का विस्तार हुआ, समाज राज्य सुदृढ़ हुआ, और राज्य सुदृढ़ हुआ तो ऐसे में धर्म को बढ़ावा मिला, और धर्म को बढ़ावा मिला तो इससे ब्राह्मणवादी संप्रदाय और ज़्यादा फला फूला। और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कारण रहे थे, जैसे कि इसका इसके अलावा इसने अपने को विस्तार दिया, अन्य जो स्थानीय मान्यताएं थी उनको भी अपने में समाहित किया। ये सब और कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिस कारण इसका विस्तार हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक धार्मिक असमताएं अक्सर संदर्भ वशिष्ठ और धुंधले होते हैं, क्या आप सहमत हैं? यानी जो आधुनिक धार्मिक पहचान है वो उनका संदर्भ अक्सर विशिष्ट या धुंधले होते हैं, यानी कि वो थोड़े से उनको स्पष्ट रूप से समझना मुश्किल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वे कौन से अर्थपूर्ण नजरिए थे जिनसे संविधान सभा के सदस्यों ने सेक्युलरिज्म के मुद्दे को देखा? यानी कि जो भारत का संविधान बना, भारतीय संविधान में एक
आर्टिकल है अनुच्छेद 25, जो सभी धर्मों के प्रति समान आदर की बात करता है, यानी इनडायरेक्टली वो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की बात करता है। तो आखिर संविधान सभा के सदस्यों ने सेक्युलरिज्म के मुद्दे को किस नज़रिए से देखा, वो बताना है। उन्होंने, हम ऐसे लिख सकते हैं इसके अंतर्गत कि उन्होंने इसको देखा कि सभी धर्मों के मध्य समान भाव हो, लोग मिल-जुल के रहें तथा किसी भी धर्म को विशेष महत्व ना दिया जाए, सबको समान महत्व दिया जाए। बस वही बात करनी थी। इसके साथ ही हमारा जो 16 था, उसके क्वेश्चन एंड हो गए। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को भी देखने को मिलते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी सेम है। इसमें हमें 8 क्वेश्चन दिए जाएँगे, 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे और सबके मार्क्स सेम होंगे। इसको सॉल्व हम इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे कि प्राचीन, लगभग देखो सेम ही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं आपको पहले, लगभग सेम ही है। जैसे कि प्राचीन भारत में पुराणों के धर्म पर एक निबंध लिखो, या वेदों के धर्म को किस प्रकार अलग करता है, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। बस थोड़ा शब्द चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन को देखें तो प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन धर्म के उदय का इतिहासकार किस प्रकार देखते हैं, यानी किस प्रकार से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, उसके बारे में बताना है यहाँ पे। उससे एक सूफी मत के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में बताना, जो कि पहले बता चुका हूँ थोड़ा बहुत। लगभग सेम आपके क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, संविधान सभा में सेक्युलरिज्म पर बहसों पर एक निबंध लिखो, जो कि हम पहले देख चुके हैं। चलिए, इसके साथ हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन एंड हुआ। ये पेपर जो था ये 2025 का है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि हर साल सोल हो या डीयू हो, दोनों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चन को तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा।